दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति के पास कोई ना कोई परेशानी अब ना हो। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपने ही परेशानी अपने ही शौक़ को पूरा करने के लिए वह जल्दबाजी में ऐसा फैसला लेते हैं जिसकी वजह से वह कई लोगों की ज़िंदगियां तबाह कर जाते हैं। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक व्यक्ति होता है, बस अपने ही परेशानी को, अपने शौक़ को बदलने के लिए एक ऐसा फैसला लेता है जिसकी वजह से 4 लोगों की निर्मम तरीके से अब हत्या कर देता है। लेकिन पुलिस जब सच्चाई ठीक 11 महीने बाद सबके सामने लाती है, इसे सुनकर लोगों के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं कि आखिर हत्या करने का कारण क्या था, आखिर क्यों बना। इन सब की गहराई तक आप भी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश में जाना माना एक पूर्वी जिला पड़ता है। अब गोरखपुर उसी के अंतर्गत एक जाना माना शाहपुर इधर थाना भी पड़ता है, और उसी के अंतर्गत एक सरना टोला जाना माना मोहल्ला पड़ता है। उसी मोहल्ले के रहने वाले होते सिर्फ जवान में सिपाही रह रहे जवाहरलाल। उनकी अपनी पत्नी भी होती है रजिया, जिसकी उम्र लगभग अभी इधर 36 साल के आसपास होता है। जवाहरलाल के टोटल 2 बेटियां होती हैं, जिसमें बड़ी बेटी पूनम, जिसकी उम्र लगभग अब 17 साल के आसपास होता है। दूसरे नंबर की बेटी रूपी, जिसकी उम्र लगभग अब 14 के आसपास होता है। एक बेटा होता है, और परिवार में उनका खुशीमय अपना जीवन भी होता है। अब इधर ज़्यादातर जो होता है जवाहरलाल का अब बाहर ही रहना होता है। मौके पर उनकी जो पोस्टिंग होती है वह जाकर अब छत्तीसगढ़ में होती है। और इधर जब भी उन्हें अपने घर का हालचाल लेना होता तो अपने ही साले इधर रामू के पास फ़ोन कर दिया करते थे, और रामू उनका जो अपना साला होता है मौके पर जाता अपने भांजे और अपनी बहन का हालचाल लेता, फिर अपने जीजा जवाहरलाल को खबर जो होता फ़ोन के द्वारा हर वक्त दे दिया करता था। जब भी घर में कोई दिक्कत होता तो रामू पहुँचता, और दीदी और भांजे होने के नाते घर में मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है, और जीवन बड़ा तरीके से बीतता है। लेकिन होता कुछ ऐसा है कि अब जैसे ही अब 31 जुलाई का दिन होता है तो सुबह का टाइम होता है। उसी वक्त जवाहरलाल जो होते हैं अब रोज़ की तरह अपनी पत्नी अब रजिया के पास जब कॉल करते हैं तो कॉल तो जाता है, लेकिन उठाने वाला कोई नहीं होता है। एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, 2 घंटे का वक्त बीत जाता, फिर दोबारा करते हैं, और फिर जब कोई नहीं उठाता है तो उस वक्त सोच कर इतना परेशान हो जाते हैं कि आखिर हमारी पत्नी आज फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। तभी अपने साले रामू के पास फ़ोन कर देते, कहने लग जाते कि साले जी एक बार ना आप घर चले जाइए, क्योंकि आपकी जो बहन है वो हमारे फ़ोन को रिसीव नहीं कर पा रही। देख लीजिए मोबाइल छोड़ के गई है या कहीं और चली गई है। अब रामू जो होता है उसी वक्त अपने खेतिहर में काम कर रहे सारे कामों को वहीं त्यागता है और तुरंत का तुरंत निकल पड़ता है झरना टोला के लिए। अब लेकिन जैसे ही मोहल्ले में घुसता है तो अपने बहन के दरवाजे के पास जब खड़ा होता है, देखता कि बाहर से ताला लटका हुआ है, तो उस समय बड़े अचंभे पड़ जाता। वह भी कॉल करता है अपनी बहन इधर रजिया के पास, और 1 बार 2 बार कॉल करता है तो हर बार घंटी तो जाता है, लेकिन रिसीव करने वाला कोई नहीं होता है। तो उस वक्त जब परेशान हो जाता, तब तक परेशानी को देखकर अब जो पड़ोसी होते वह भी रामू के पास पहुंच आते हैं, और क्योंकि रामू को बहुत पहले से जानते थे, क्योंकि रामू का उस मोहल्ले में आना जाना भी होता है। तो रामू जब यह बात उनके सामने कहता कि हमारी बहन फ़ोन रिसीव नहीं कर रही, तो पड़ोसी यही कहने लग जाते हैं, अभी तो कल को शाम के टाइम जो होता है तुम्हारे तीनों के तूने भांजे जो होते हैं यही बाहर खेल रहे होते हैं, लेकिन सुबह से हम देख रहे हैं कि ताला लटका हुआ है और बिन बताए कहाँ चले गए। तभी उसी वक्त रामू सोचने लग जाता कि हमारी जो बहन होती है हम बिना फ़ोन पे बात किए हुआ कहीं जाती नहीं है, क्योंकि हम ही अपनी बहन जो होता है रजिया को कहीं ले जाते थे। आज हमसे बिना कंटेंट किए हुआ कैसे चली गई। और तभी रामू जो होता अपने मन में विचार लाता है और सोचता कि चलो अंदर देखा जाए, और पड़ोसियों की मदद से अब जो ताला लगा होता है उसको 3-4 बार जब मारता है तो अपने आप ताला अलग हो जाता है, दरवाज़ा खोलता है। जैसे अंदर जाता है तो फर्श होता है, उसी फर्श पर जो नज़ारा देखता है तो रामू के मुंह से चीख निकल जाता है, क्योंकि फर्श पे उसकी अपनी जो बहन होती रजिया पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में, और वहाँ से कुछ दूर पर इधर रामू के अपने 3 भांजे मौके पर भांजे पड़ी होती है।
यह नज़ारा देखकर मोहल्ले के लोग भी पूरी तरह से सन्न रह जाते हैं कि अचानक रजिया और तीनों बच्चों के साथ इस तरह का हृदय विदारक घटना को अंजाम कौन दे गया। लोगों के मन में काफ़ी सारे सवाल हो जाते हैं। इसी बीच इसकी जो सूचना होता है झरना टोला में दे दिया जाता है। वहाँ के थाना प्रभारी जो होते हैं और मौके पर इधर आनंद प्रकाश शुक्ला जैसे खबर पाते अपने दल बल टीम को लेते हैं और टीम लेकर ठीक जो होता है उसी जगह पहुंच जाते हैं झरना टोला मोहल्ले में। अंदर जाते हैं, नज़ारा वहाँ भी देखते हैं, सन्न रह जाते हैं क्योंकि बगल में जो पूनम होती है उस अवस्था को यही देख के लग रहा था कि पूनम के साथ बहुत ही जघन तरीके से गलत अपराध किया गया है। क्योंकि पूनम की स्थिति को देखकर वहाँ लोग तुरंत मुँह से अब बयान नहीं कर पाते हैं। लोगों के मन में तरह तरह के विचारे होते हैं। थाना प्रभारी आते, फोरेंसिक टीम भी आती है, तो तरीके से उसी उसकी जो सूचना होता है छत्तीसगढ़ में रह रहे अब जवाहर लाल को दिया जाता है। जवाहर लाल जब खबर पाते हैं इस तरह की तो अपने 3-4 साथियों को साथ लेते हैं, तुरंत निकल पड़ते हैं झरना टोला गोरखपुर के लिए और वह भी पहुंचते हैं। काफ़ी घंटे बाद नज़ारा देखते अपने घर में 4-4 इधर हत्या का। तो उसी समय दहल से जाते पुलिस की जो टीम होती है घटना का निरीक्षण करती है तो पता चलता घटना को अंजाम जो होता है तो तरीके से चोर के लूटपाट के इरादे से नहीं दिया गया है बल्कि हत्या के मकसद से दिया गया है। अपने शौक अपनी चाहत को पूरा करने के मकसद से दिया गया। क्योंकि पूनम की जो स्थिति होती है वह काफ़ी कुछ अब बयां कर रही होती है। तभी फोरेंसिक टीम होती है। अब वहाँ से कुछ दूर पर होम्योपैथी की कुछ डिब्बियाँ होती है एक और वहाँ के कुछ कार्ड बिखरे होते हैं। पुलिस की टीम होम्योपैथी की डिब्बियाँ और बगल में पड़े हुए सिलबट्टे को अपने कब्जे में लेती है क्योंकि सिलबट्टा से ही इधर तीनों के ऊपर प्रहार किया गया होता है। दो बेटी और एक बेटा पूरी तरह से वहाँ मृतावस्था में पड़े होते। 4-4 हत्याएं का खुलासा करने के लिए मोहल्ले के जो लोग होते हैं वहाँ पर तफरी मचाना शुरू कर देते। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त इस मामले को गंभीर से लेती है और चारों बॉडी का वही पंचनामा भरवाती है और उठाकर अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी पर पोस्टमार्टम हाउस भिजवा देती है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इधर पूनम का रहस्य निकल के आता पता चलता है कि पूनम के साथ बेधुका जरीरे से गलत व्यवहार किया गया है। तब तक मोहल्ले के लोग खबर पाते तफरी मचाना शुरू कर देते हैं। इंसाफ की मांग करने के लिए अब जो होता है घेराव थाने का कर देते हैं। पुलिस की टीम उसी वक्त एक्शन में आती है क्योंकि यह जो मामला होता है सीआरपीएफ जवान के जाने माने सिपाही इधर जवाहरलाल के परिवार का होता है, वह भी 4 हत्याओं का होता है। पुलिस की टीम एक्शन में आती है जानने के लिए तौर तरीके से अब झरना टोला में पहुँचती है, लोगों से पूछताछ करती है। जब लोगों से पूछताछ किया जाता है तो पता चलता है कि झरना टोला के मोहल्ले का रहने वाला एक सिपाही होता है जिसका ज़्यादातर इनके घर में आना जाना होता है। पुलिस की जो टीम होती है उस सिपाही को अपने कब्जे में ले सिपाही ये साहब हमारा जवाहरलाल के परिवार से ही तैसी है, आखिर हम ऐसा क्यों करेंगे। पुलिस को वहाँ कुछ सबूत नहीं मिलता। पुलिस की टीम अपने हिसाब से काफ़ी खोजबीन भी करती है और जब खोजबीन करती है तौर तरीके से तो पुलिस को यही पता चलता है कि आखिर जो होता है कुछ मौजूद एटीएम कार्ड होते हैं जो मौके पर घर से नादारद हैं। यह बात जो होता है जवाहरलाल के थ्रू पता चलता है। पुलिस की जो टीम होती है अब इस एटीएम के इधर बैकग्राउंड के बारे में देखते तो पता चलता कि एटीएम से जो होता है अब 3 जगह कई हज़ारे रुपये निकाले गए होते हैं। लगभग 45,000 रुपये तो नदारद होते हैं। पुलिस की टीम अब शंका के घेरे में लेती है, सीधा का सीधा जाकर इधर जवाहरलाल को भी क्योंकि मुखबिर के द्वारा पता चल चुका होता है कि इधर जो होता है घर में बगल का रहने वाला जो होता है अरुण दीक्षित का काफ़ी आना जाना है, ऑटो ड्राइवर है। पुलिस की जो टीम होती है अरुण के घर पहुंचती ताला लटका हुआ होता है। पुलिस की टीम भी नहीं समझ पाती है और अरुण को पुलिस की तलाशी करने के लिए पुलिस टीम लग भी चढ़ जाती है। तो तरीके से अब यह केस जो होता है उसी समय पुलिस तो तरीके से दर्ज करते हुए तलाशी करना हत्यारे का शुरू कर देती है, काफ़ी खोजबीन करती है। और सबसे पहले पुलिस की टीम एटीएम के बारे में जानकारी लेती है तो रुपयों के बारे में जानकारी यही मिलता है कि जिस एटीएम से अब पैसे निकाले गए होते हैं निकालने वाले के चेहरे पर मास्क लटका होता है। पुलिस की टीम फ़ोटो निकलवाती है और निकलवाने के बाद ले जाती है। अब जवाहरलाल को दिखाती, जवाहरलाल कहने लग जाते कि साहब इस मास्क वाले व्यक्ति को हम जानते ही नहीं हैं, आखिर यह व्यक्ति कौन हो सकता है। तभी पुलिस की जो टीम होती है एक टीम लेती है, दोबारा अरुण के घर पहुंचती है और ताला लगा तोड़कर अंदर जाती है तो उसके कमरे में जो होता है होम्योपैथी की जो डिब्बी मिल जाता है। पुलिस की टीम सन्न रह जाती है कि होम्योपैथी की डिब्बी जो होती है घटनास्थल पर वही बरामद हुआ था और दूसरा मास्क का एक पैकेट भी होता है। पुलिस का शंका अरुण दीक्षित पर चला, लेकिन पुलिस की टीम अरुण दीक्षित पर सीधा का सीधा शंका जाहिर भी नहीं करना चाहती थी। इसीलिए पुलिस की टीम सबसे पहले अरुण दीक्षित के मोबाइल नंबर को लेती है, उसके मोबाइल नंबर का एक बैंक अकाउंट और डिटेल भी निकलवा लेती है। और पुलिस की टीम जानना चाहती है कि आखिर जो होता है हत्यारों का मकसद क्या था। इस पुलिस की टीम जो होती है तो तरीके से केस की छानबीन करती है, लेकिन 10 से 15 दिन का वक्त बीत जाता है तभी पुलिस की टीम हत्यारे तक कभी पहुंच नहीं पाती है। लेकिन इसी बीच जो होता है पुलिस को
अरुण दीक्षित के मोबाइल नंबर में एक नंबर मिल जाता है। वह नंबर जो होता है किसी दीपक के नाम से होता है। पुलिस की टीम दीपक के पास जब पहुंचती है तो यही पता चलता है कि दीपक के पास जो होता है अरुण दीक्षित आया हुआ था और एक मास्क लेकर निकला हुआ था, कह रहा था एटीएम से पैसे निकालने हैं। अब पुलिस का शंका सीधा का सीधा अरुण दीक्षित पे चला जाता है। पुलिस के समझ जाती है हत्यारा कोई और नहीं बल्कि अरुण दीक्षित है, इसलिए अरुण दीक्षित के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पे लगा दिया जाता है। पुलिस की टीम तलाशी करती है लेकिन उसका सर्विलांस की मदद से भी कोई सहयोग नहीं मिल पाता। पुलिस की टीम तलाशी करते करते लगभग 11 महीने का वक्त अब निकाल देती है और तभी इसी बीच इसकी जो खबर होता है जाकर शाहपुर के मौके पर IAS अफसर मोहित अग्रवाल को लग जाता है कि आखिर 11 महीने का वक्त बीत चुका है। 4 हत्याएं झरना टोला मोहल्ले में हो चुकी है, अभी तक उन हत्याओं के जघन्य अपराधों का खुलासा क्यों नहीं हुआ। वहां थाना इंस्पेक्टर और TI अधिकारी जो होते हैं मौके पर अरुण दीक्षित के बारे में जानकारी लेने के लिए लग पड़ जाते हैं, क्योंकि साफ साफ शंका अरुण दीक्षित के ऊपर लिखा होता है। और उसी समय पुलिस की जो टीम होती है सबसे पहले एक टीम लेती है, पहुँच जाती है अरुण दीक्षित के घर, ताला लटक कर देकर उसकी तलाशी करने के लिए लग पड़ जाती है और वह मोबाइल नंबर भी लेती है। अरुण दीक्षित का मकसद होता है पकड़ने का। और तभी 6 जून साल 2016 को इधर लोकेशन बड़ी जल्दी जो होता है दिखाता है गोरखपुर के रेलवे स्टेशन पर। अरुण दीक्षित का पुलिस की टीम उसके सर्विलांस की मदद से उसके जब पास पहुंचती है उसको कस्टडी में लेती है, लेकर थाने पेश करती है और थाने पहुंचाकर जैसे ही पेश किया जाता है तो बिना किसी हिला हवाली का अरुण दीक्षित जो होता है चारों हत्याओं को किए गए हुए जुल्म को स्वीकार कर लेता है। लेकिन जो कहानी जो सच्चाई कबूलता है इसे सुनने के बाद लोगों का जो दिल होता है पूरी तरह से खरोश सा जाता है। असल में जवाहरलाल के ही अपने ही इधर मकान मालिक होते हैं महेश मौर्य। जवाहरलाल का अपना जो परिवार होता है मौके पर काफ़ी सालों से किराएदार के तौर पर वही रह रहा होता है। उनके परिवार उनकी पत्नी उनके टोटल 3 बच्चे होते हैं, बच्चों से मिलना जुलना भी होता है। लेकिन इधर जवाहरलाल के मकान के ठीक सामने जो होता है इधर महेश के दूसरे भाई का मकान होता है किराए का, और वहीं में रहने वाला अरुण कुमार दीक्षित उर्फ बबलू होता है जो मौके पर कुशीनगर रामकोला सिसिया गांव का रहने वाला। उसके परिवार में उसकी अपनी पत्नी उसके अपने बच्चे भी होते हैं, लेकिन उसके पास एक अपना ऑटो होता है जिसकी वजह से उसके पारिवारिक गुजारा चल पाता था, उसी से अपनी ज़िंदगी चलती है। लेकिन इसी बीच जो होता है उसकी जो नज़र होता है मौके पर जवाहरलाल के घर आने जाने की वजह से रजिया के ऊपर जब पड़ता है तो रजिया को खूबसूरती को जब देखता है तो एक ही नज़र में दीवाना सा हो जाता। अपने मन में रजिया के लिए दिलों का रास्ता खोल लेता, बस रजिया को पाने के लिए हर वक्त रजिया के घर के चक्कर लगाना भी शुरू कर देता है, क्योंकि रजिया के घर में कोई सहयोगी ना होता, जिसके वजह से रजिया जो होती इधर अरुण से अपने घर की मदद के लिए बार बार सहयोग मांगती। अरुण जो होता दिल खोल कर पहुँचता और उसी मदद के बहाने 4 बार जो होता रजिया से हो जाता, जिसकी वजह से रजिया की बातों को अपने दिल में प्यार बसाने के लिए रास्ता खोल बैठता है। आखिर रजिया कभी नहीं समझ पाती है कि अरुण के दिल में क्या चल रहा है, बस सहयोगी मानकर अपने घरों में थोड़ा बहुत आने का रास्ता खोल देती है। लेकिन इधर अरुण जो होता रजिया को अपने दिल में बसाकर मन्नतें पूरे करने के ख्वाब और सपने सजोना हर रात शुरू कर देता है। यह सिलसिला चलता है, लेकिन इसी बीच अरुण को अपनी पत्नी की वजह से घर में जो तड़ंगा दिखता है, जिसकी वजह से अरुण कभी कभी अपनी पत्नी को अपने पैतृक गाँव भी छोड़ जाना उसका स्वाभाविक बन जाता है, जिसकी वजह से अब ज़्यादा जवाहर के घर में उसकी आना जाना बैठका बन जाता है और मौका मिलता रजिया से 4 बातें करने का। लेकिन रजिया नहीं समझ पाती है। लेकिन रजिया जब देखती अरुण की मजबूरी है खाना बनाने, जिसकी वजह से रजिया अब अरुण के लिए अपने घर में खाना बनाना शुरू कर देती है और खाना बनाने की वजह से अरुण 4 बात करने में रजिया से अच्छा मौका भी पा जाता है। बच्चे की भी ना समझ होने की वजह से अरुण भरपूर फ़ायदा उठा जाता है। लेकिन इसी बीच अरुण समझ लेता है कि मौका वह गंवाना नहीं चाहिए और इसी बीच अरुण जो होता तलाश में अब पड़ जाता है मौका। वह सोचता है कब मौका मिले, कब अपने इस अंजाम को दिया जाए, लेकिन वह उस मौके को अपने दिल की हिम्मत को कभी जगा नहीं पाता। तभी उसकी नज़र जो होता है जाकर अब रजिया की बड़ी बेटी जिसकी उम्र लगभग 17 के आसपास होता है, पूनम को पढ़ता है। वह सोच लेता है कि पूनम अगर मिल जाए तो पूरी ज़िंदगी संवर जाए, और उसी फिराक में अब लगा पड़ा रहता है। और इसी फिराक की वजह से आए दिन जो होता है अब रजिया और इधर पूनम के इर्द गिर्द 4 बातें सिलसिला बढ़ा देता है। लेकिन इसी बीच अपनी परेशानी को देखते ही रजिया से लगभग 10,000 रुपये की मांग कर लेता है और रजिया दे देती है। अब उसी पैसे की वजह से रजिया के घर जो होता आना जाना और बढ़ जाता। कैसे ना तैसे कर पूनम की दबाव की वजह से अरुण अब 3,000 रुपये लौटा देता है। लेकिन जब बाकी रुपये देने का वक्त आता है तो अरुण जो होता है रजिया के सामने नखरे करना शुरू कर देता है। वह सोच लेता है कि अगर रजिया मिल जाएगी तो हमारे 7,000 रुपये तो माफ़ हो ही जाएंगे। यही सब सोच साच कर रजिया के ऊपर जाल बिछाने के लिए भरपूर कोशिश करता है, लेकिन रजिया उसे कभी तनिक भी भाव नहीं देती है। अब यही मौके की तलाश में वह भी बैठा रहता है। लेकिन जैसे ही
अब 30 जुलाई का साल 2015 का वक्त होता है। तो उसी वक्त जो होता है सुबह के टाइम इधर अरुण अपनी पत्नी को ले जाकर अपने पैतृक गांव के रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है और फिर वापस आता है। पूरे दिन ऑटो चलाता है। शाम के टाइम जब पहुंचता है तो रजिया के घर रजिया से कहने लग जाता है हमारे लिए खाने की व्यवस्था कर दो। और रजिया मजबूरी दिखती है। उसी वक्त अरुण के लिए अपने घर में खाना बनाता है, उस तरीके से खाना खाता है, फिर थोड़ी बहुत शराब के पैक लगाता है, फिर जाता बरामदे में चारपाई बिछाता है, फिर अरुण वहीं सो जाता है। लेकिन उसके मन में रजिया और पूनम के लिए अलग चाहत पैदा हो जाती है। उसकी जो नींदें होती है हमेशा के लिए अब खोस आ जाती है। लेकिन जैसे रात का अब 1 बजे का आसपास का टाइम होता है, उसी वक्त जो होता है अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए उठता है और फिर जैसे रजिया के रूम में पहुँचता है, पहुँचने की वजह से रजिया की निगाह खुल जाती है। तो रजिया सोचती है कोई बिल्ली होगा, जानवर सोचकर हड़बड़ा जाती है, उठती है तो देखती है कि सामने जो होता है अरुण है। और उसी बीच अरुण को देखकर उसी समय मन में कुदौड़ जाती है। लेकिन अपने प्यार का इजहार अरुण जो होता है रजिया के जब सामने करता है तो रजिया अपने हाथों से 3-4 हाथ रख देती, जिसकी वजह से अरुण वहीं छन्ना जाता, फिर वहीं ज़बरदस्ती करना जब शुरू कर देता है तो इसी बीच जो होता है चीखना शुरू कर देती है। और पास रखा हुआ सिलबट्टा होता है, उसी सिलबट्टे से अरुण जो होता है रजिया के ऊपर प्रहार करता है। या चीख जो होता है अब जाकर रजिया के बेटी और बेटों को कान में पहुंच जाता है। और रजिया के जो बेटे होते हैं बगल वाले कमरे में जब सो रहे थे, पहुंचते अपनी माँ की हालत को देखते तो उसी वक्त बीच बचाव के लिए अरुण जो होता है दोनों को उसी समय इस दुनिया से छोड़ जुदा कर देता है। लेकिन इधर अब रूबी भी चीखती है। इस चीख को पूनम के कानों में जब पहुंचता, पूनम छत पे होती है, वह भी उतरती है। उतरने के बाद अपनी माँ की हालत को देखती है तो उसी वक्त जो होता है इधर अरुण पूनम के ऊपर भी उसी तरह प्रहार करता है और पूनम एक कटे हुए ब्रिज की तरह नीचे गिर जाती है। फिर उसी समय पूनम के साथ उसी हालत में अपनी सारी इच्छाएं लगभग 2.5 से 3 घंटे तक शुरू कर देता है। लेकिन जब जानता है कि सारे मामले सारे शौक पूर्ण हो चुके हैं तो उसी वक्त जो होता है अपनी जेब से मोबाइल निकालता, तब तक उसकी जेब से जो होता है आयुर्वेदिक एक डिब्बी होता है होम्योपैथिक का, वह गिर पड़ता, ध्यान नहीं देता। फिर वहाँ से निकलता, बाहर ताला लगाता है और फिर निकलता सीधा का सीधा पहुँच जाता है अब अयोध्या की तरफ। वहाँ जाता अपने एक साधु से मुलाकात कर लेता है। उसके अपने बिरादरी के होते हैं। उनसे जब मुलाकात करता वहीं दीक्षा लेने की कोशिश करता है और फिर अपनी ज़िंदगी में रम धम कर वहाँ अपनी राज छुपाने की भरपूर कोशिश करता है। लेकिन वहाँ भी दूसरा मामला होता है, क्योंकि जिसमें दीक्षा लेता है वहाँ के जो पुजारी उनकी जो चेला होता है मौके पर मंदिर का हकनाना हम जमाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से अरुण जो होता है अपने व्यवहारों के साथ मिलकर अब उस चेलों को रास्ते हराने का जुगाड़ भी बना लेता है, अपराध भी बना लेता है और फिर जो होता है तौर तरीके से इधर लग पड़ जाता है। लेकिन ठीक 11 महीने बाद दोबारा अपराध को अंजाम देने के लिए गोरखपुर पहुंचता है, स्टेशन पर खड़ा होता है और तैसे पुलिस धर दबोचती है, लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के आता है, आने के बाद पुलिस की टीम भी सन्न सा रह जाती है। पुलिस की टीम अब इधर ले जाती है। अब अरुण दीक्षित को अपने ही इधर थाने पेश कर दी। थाने में गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए एक लंबी सज़ा के लिए जेल में डाल भी दिया जाता है और ठीक 11 महीने बाद। लेकिन लोगों के कारण सच्चाई निकल के आती है, लोग सुनकर पूरी तरह से सन्न सा रह जाते हैं। लोग तरह तरह की बातें और मन में शंकाएं के बीच ऐसे घात बोते हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर पाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।